So hello everyone, I am Malvika, your sociology educator. So first of all, let me introduce you myself. I am Malvika and मैंने last year GATE दिया था where I got AIR 49 and I got selected in JNU, BHU and DAC as well. And currently I am pursuing my masters from BHU. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं CUET PG की सोशोलॉजी के लिए तो यू गाइस कैन इनरोल इन आवर कोर्सेज. आप हमारे ऐप पर जाके कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो यूट्यूब पे सीरीज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम थिंकर वाइज चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं, एक बेसिक ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स का, जहाँ पर आज हम अपने फाउंडिंग फादर्स कवर कर लेंगे. तो हमारे फाउंडिंग फादर्स 5 थे, जिसमें ये हमारे लास्ट थिंकर दैट इज़ विल्फ्रेडो पैरेटो. उसके बाद हम लोग जो नेट के सिलेबस में 26 थिंकर्स हैं उनका भी थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हुए चलेंगे, ताकि अगर कुछ टर्म ऐसी आ जाती है जो कि हमारे CUET के सिलेबस से रिलेटेड नहीं है तो वहाँ पे आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें सब पता ऑलरेडी होंगी. ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो ये हमारी सीरीज़ है इट विल बी यूजफुल फॉर CUET ऑफ कोर्स, बट इट विल ऑल्सो बी यूजफुल फॉर नेट और गेट और इनफैक्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स जो BA कर रहे हैं सोशोलॉजी से या फिर MA कर रहे हैं सोशोलॉजी से. ठीक है, सो अब हम लोग शुरू करते हैं. तो जो हमारे आज के थिंकर है दैट इज़ पैरेटो, विल्फ्रेडो पैरेटो. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे उन्होंने रेजिड्यूज डेरिवेटिव्स की बात की, कैसे उन्होंने लिंक किया उसको विद लॉयंस एंड फॉक्सेस. ठीक है, कैसे उन्होंने गवर्निंग नॉन गवर्निंग इलाइट्स की बात की, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स की बात की. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना हम समझने वाले हैं आज की वीडियो में. ठीक है, बट सबसे पहले हम उनका थोड़ा सा बायोग्राफिकल स्केच देखने वाले हैं. जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 15, 1848 इन पेरिस टू एन इटालियन aristocrat and a French mother. So basically his mother was French. ठीक है, और उनके पापा एक इटालियन एरिस्टोक्रेट थे. तो अगर हम उनके अर्ली करियर की बात करते हैं तो शुरू में तो ही वॉज ट्रेंड एज अ सिविल इंजीनियर और उन्होंने रेलवे और आयरन माइंस में काम भी किया. बट अगर हम बात करते हैं उनके अकाडमिक करियर की तो वो एक इटालियन एरिस्टोक्रेट के यहाँ पैदा हुए थे, तो ही हैड इनहेरिटेड सर्टेन वेल्थ. ठीक है, तो वहाँ पे अगर उनके पास पैसा तो ही वॉज एबल टू परस्यू हिज अकेडमिया टू. And later he became a professor of economics at the University of Lausanne. ठीक है, इतना काफ़ी उनके बारे में पर्सनल डिटेल्स जाना. उससे क्वेश्चन आते ही नहीं है, बट आई जस्ट थॉट कि बता दूँ. ठीक है, क्वेश्चंस नहीं आते उससे मैं बता दूँ. ठीक है, उसके अलावा हम जो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं दैट ही टॉक्ड अबाउट लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड. तो उन्होंने क्या बोला, ही आर्ग्यूड सोशोलॉजी मस्ट बी अ साइंस यूजिंग अ लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड. उन्होंने बोला कि सोशोलॉजी एक साइंस ही है, बट यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे सोशोलॉजी में चीज़ों को पढ़ने के लिए दैट वुड बी लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या. तो ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम चीज़ों को एम्पेरिकली ऑब्जर्व करते हैं एंड देन हम उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लॉजिकली चीज़ों को समझते हैं, उसको इन्फर करते हैं. ठीक है, तो लॉजिकली लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड में सबसे पहले हम चीज़ों को एम्पेरिकली ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम लॉजिकली चीज़ों को इन्फर करेंगे. अब एम्पेरिकली ऑब्जर्वेशन का मतलब आई होप आपको पता होगा कि हम अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और फिर वहाँ से हम चीज़ों को डिडक्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट हो सकती थी. ठीक है, उसके अलावा ही व्यूड सोसाइटी एज अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. तो वो बोलते थे कि सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है. मतलब अगर एक पार्ट में सोसाइटी के अगर एक पार्ट में डिस्टर्बेंस आएगी तो दूसरा पार्ट अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा ताकि इन दोनों के बीच में जो एक बैलेंस है ना वो बना रहे. ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में रहता है, बिकॉज अगर सोसाइटी के एक पार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो जो सोसाइटी का दूसरा पार्ट है वो ऑटोमेटिकली इस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा खुद को कि जो सोसाइटी के सिस्टम में जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, एक इक्विलिब्रियम बना रहे. नेक्स्ट वी विल सी दैट हाउ ही टॉक्ड अबाउट लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस. तो लॉजिकल एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जहाँ पर हम अपने एंड के हिसाब से अपने एक्शंस लेते हैं कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए, उस हिसाब से हम एक्शंस लेंगे. लेट्स से आपको अभी JNU क्रैक करना है. ठीक है, आपको CUET PG देना है, आपको JNU क्रैक करना है.
राइट। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपको GNU क्रैक करना है तो उसके लिए आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे चीज़ें को, आपको अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेंगी, आपको MCQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये जो सारे एक्शंस आप ले रहे हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो वो लॉजिकल एक्शंस हैं कि आप वो गोल तभी अचीव कर पाएंगे जब ये एक्शंस आप फुलफिल करेंगे। तो वो जो एक्शंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे लॉजिकल एक्शंस। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन लॉजिकल एक्शंस। टू बी नोटेड, जो ये नॉन लॉजिकल एक्शंस है ना, ये इलॉजिकल एक्शंस नहीं है, फ़र्क है। इलॉजिकल क्या होता है कि हम वहाँ पे जो लॉजिक का बिल्कुल यूज़ नहीं करें, पर जब हम बात करें नॉन लॉजिकल एक्शंस की तो वहाँ पे हम देखने को मिलता है कि दिस डजंट मीन दे आर इलॉजिकल। सबसे पहले ये इलॉजिकल नहीं है, बट ये ऐसे एक्शंस हैं जहाँ पे हमारे सेंटिमेंट्स या हम बोले सबकॉन्शियस फीलिंग्स ज़्यादा मैटर करने लगती हैं देन रैशनल कैलकुलेशन। कि ये ऐसे एक्शंस हैं जहाँ पे हम अपने सेंटिमेंट से होकर कुछ एक्शन लेते हैं, अपनी इमोशंस के बारे में सोच के कुछ एक्शंस ले लेते हैं, हम अपनी सबकॉन्शियस फीलिंग के बारे में सोच के कुछ एक्शन ले लेते हैं और रैशनल कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। अब पैरेटो बिलीव्ड जो ये नॉन लॉजिकल एक्शन है ना, यही हमें सोशियोलॉजी में पढ़ने हैं। उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या था, यही नॉन लॉजिकल एक्शन जो कि हम अपने सेंटिमेंट्स के थ्रू ले रहे हैं, जो हम अपनी सबकॉन्शियस फीलिंग के थ्रू दे रहे हैं rather than रैशनल कैलकुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले रेजिड्यूज और डेरिवेटिव्स को, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन लॉजिकल एक्शन एंड द बिलीफ सिस्टम दैट जस्टिफाई देम। तो यहाँ पे उन्होंने नॉन लॉजिकल एक्शंस को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए हमें रेजिड्यूज और डेरिवेटिव्स के बारे में बताया। एंड व्हेन ही टॉक्ड अबाउट रेजिड्यूज, उनका मतलब था डीप सीटेड कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग इंस्टिंक्ट्स और सेंटिमेंट्स दैट आर द रियल ड्राइव्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। कि ये एक ऐसे अनचेंजिंग सेंटिमेंट्स हैं हमारे, ये कैसे डीप रूटेड हमारे मन में सेंटिमेंट्स हैं, ये कैसे अनचेंजिंग हमारे मन में सेंटिमेंट्स हैं जो कि हमारे ह्यूमन कंडक्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। कि हमारे ह्यूमन कंडक्ट के पीछे अगर कोई रीज़न है तो ये हमारे ऐसे ही अनचेंजिंग सेंटिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि हर एक रिलीजन में क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग बीमार हो रहे तो हम उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए हम सेंटिमेंट्स से ड्राइव होकर हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम लोग मे भी मंदिर चले जाएंगे कि भगवान जी हमने बहुत ऐसे डॉक्टर्स के पास चले गए, हमारी इलनेस दूर नहीं हो रही है तो अब आप हमारी इलनेस दूर करो। तो ये जो एक्शन है जहाँ पे हम रैशनली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं वो तो नॉन लॉजिकल हो गया, पर यहाँ पे जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं वो बदल भी नहीं रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेजिड्यूज, ठीक है। बट डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये वो वेरिएबल थ्योरीज हैं, ये वो चेंजेबल बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे लोग अपने जो ये रेजिड्यूज में उन्होंने एक्शन लिया था उसको वो जस्टिफाई करने में लगते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम अपने जो नॉन लॉजिकल एक्शंस है, जो हमारे रेजिड्यूज हैं, उसको हम जस्टिफाई कर सके, उसको हम रैशनलाइज प्रूफ कर सके, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम बात करें बहुत सारे रिलीजन के अलग अलग गॉड्स होते हैं तो हम उनके थ्रू ट्राई करते हैं कि कैसे हमने जो एक्शंस अपने सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग लिए थे उसको हम अपने डेरिवेटिव्स के थ्रू प्रूफ कर सके। तो चीज़ आपको हमेशा लिए याद रखनी है ना कि जो ये रेजिड्यूज हैं दीज आर अनचेंजिंग इन नेचर, ठीक है, कि चेंज नहीं होते हैं। बट अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स की तो दीज आर चेंजिंग इन नेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस यू गाइस हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे जब उन्होंने रेजिड्यूज के आगे बताया था तो उन्होंने वहाँ पे हमारे रेजिड्यूज को लिंक कर दिया था किससे, फॉक्सेस और लायंस से। अब देखना, सबसे पहले ही टॉक्ड अबाउट टू क्लासेस, क्लास 1 एंड क्लास 2, जहाँ पे उन्होंने फॉक्सेस और लायंस की बात बताई थी और फॉक्सेस को उन्होंने लिंक किया था द इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन से और लायंस को उन्होंने लिंक किया था ग्रुप परसिस्टेंस से। ये आपको याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक नेट, पर आप सीयूटी के लिए भी उसको माइंड में रखते चल सकते हैं। तो उन्होंने बोला फॉक्सेस ऐसे इंस्टिंक्ट रखते हैं जो चाहते हैं कि उनका एक्शन जो ड्राइव हो ना दैट शुड बी थ्रू इनोवेशन, ठीक है, वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो फॉक्सेस वो टाइप के रेजिड्यूज होंगे, वो टाइप के लोग आएंगे इनके अंदर जो थोड़े इनोवेटिव नेचर के हैं, जो चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं। बट अगर हम बात करें लायंस की तो ये वो लोग इसके अंदर आएंगे, ये वो रेजिड्यूज हैं हम बोले जो सोसाइटी में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि जैसी चीज़ें हैं वैसे ही रहने देते हैं, जो कहीं ना कहीं जो ग्रुप आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
थ्योरी ऑफ इलाइट्स एंड सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स की। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ही बिलीव्ड कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, दे आर फंडामेंटली अनइक्वल। हर फील्ड में ना कुछ लोग इलाइट्स होते हैं जो एक हाईएस्ट कैपेबिलिटी रखते हैं। इलाइट वो लोग होते हैं जिनके पास हाईएस्ट कैपेबिलिटीज होती है ऑन कंपेयर टू अदर्स। तो यहाँ पे उन्होंने इलाइट्स के बारे में बताते हुए दो टाइप के इलाइट्स के बारे में बताया था हमें, गवर्निंग इलाइट्स एंड नॉन गवर्निंग इलाइट्स। तो व्हेन ही टॉक्ड अबाउट गवर्निंग इलाइट्स, तो उन्होंने बोला कि गवर्निंग इलाइट्स वो इलाइट्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो गवर्निंग एलाइट्स आर दोज एलाइट्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के डिसीजंस में, गवर्नमेंट मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बट नॉन गवर्निंग एलाइट्स की अगर हम बात करें, ये वो एलाइट्स हैं जो बाकी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छा करें। एलाइट्स मैंने बोला कि हाईएस्ट कैपेबिलिटीज़ वाले लोग, तो अब हाईएस्ट कैपेबिलिटीज अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में दिखा रहे तो वो गवर्निंग एलाइट्स हो जाएंगे, या अगर वो दूसरे फील्ड्स में हाईएस्ट कैपेबिलिटीज अपने दिखा रहे हैं तो दैट वुड बी नॉन गवर्निंग एलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने बोला यहाँ पे हमें दो टाइप के लोग देखने को मिलते हैं, फॉक्सिस एंड द लायंस। तो जब हम बात करें फॉक्सिस की, तो दे आर वेरी कनिंग, इनोवेटिंग, और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी एक टाइम पे स्टेगनेट हो जाएगी, वो इम्प्रूव नहीं करेगी, कुछ नहीं, वो स्टेगनेट हो जाएगी। तो उस टाइम पे ये जो फॉक्सिस हैं, ये ग्रुप आएगा, ये ग्रुप ऑफ इलाइट्स आएगा, और यहाँ पे चीज़ों को इनोवेट करने लगेगा, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने लगेगा। बट टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो फॉक्सिस के पास पावर है ना, वो जो इनोवेशन के उनके पास ड्राइव है कि उनको इनोवेट करना था, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे वो इनोवेशन की ड्राइव उनकी कम हो जाएगी, वहाँ पे लायंस आ जाएंगे। ठीक है, अब लायंस आर वही कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, वो थोड़े लाइक अपना कोर्शन दिखाने वाले लोग होंगे, जो चाहेंगे कि स्टेबिलिटी बनी रहे, ग्रुप लॉयल्टी बनी रहे, और वो ओवरथ्रो कर देंगे किसको, फॉक्सिस को, और अपना ऑर्डर रिस्टोर कर देंगे, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब जो पैरेटो की थ्योरी ऑफ सोशल चेंज है, दैट इज साइक्लिक थ्योरी ऑफ चेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट फॉक्सिस एंड लायंस। ठीक है, अब एज आई टोल्ड यू गाइस, तो ये फॉक्सिस है ना, दे आर वेरी इनोवेटिव इन नेचर, राइट। ये चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं। बट अगर हम लायंस की बात करें तो ये चाहते हैं ग्रुप लॉयल्टी। क्या चाहते हैं ये? ग्रुप लॉयल्टी चाहते हैं, कंजर्वेटिव हैं, ये चेंज नहीं चाहते। बट जबकि फॉक्सिस चेंज चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा कि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे फॉक्सिस आएंगे, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगी, कोई इनोवेशन नहीं होगा, चीज़ें क्या हो जाएंगी, चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाएंगी। जब चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाएंगी, ठीक है, जब चीज़ें रुक जाएंगी एक पॉइंट पे, तो उस टाइम पे फॉक्सिस आएंगे जो कि बहुत इनोवेटिव इन नेचर है, राइट, समझ में आया। और उसके बाद जो फॉक्सिस की इनोवेशन की ड्राइव कम होती जाएगी, तो उसके बाद उनको ओवरथ्रो करके हमारे पास आएंगे लायंस। ठीक है, उसके बाद उनको ओवरथ्रो करके आएंगे हमारे पास लायंस, बिकॉज उनकी इनोवेशन की ड्राइव कम हो जाएगी और वहाँ पे भी चीज़ें स्टेगनेंट होने लग जाएंगी। तो फिर लायंस ग्रुप लॉयल्टी चाहता है, ये कुछ टाइम के लिए रहेंगे, और फिर जब फिर से चीज़ें स्टेगनेंट हो जाएंगी, फिर से फॉक्सिस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक सर्कुलर थ्योरी ऑफ चेंज देखने को मिलता है। क्या है ये? एक सर्कुलर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के अंदर आता है ये, ऑफ चेंज बाय पैरेटो, जिसका नाम क्या है? सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्स। कैसे टाइम के साथ साथ जब चीज़ें बढ़ती हैं तो यहाँ पे हमें एक सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे अपने जो हमारे नेट की यूनिट 1 के कुछ थिंकर्स हैं, उनको भी हम ऐसे शॉर्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। सो या दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू।